नमस्कार, अनफिल्टर्ड विद मिताली में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो विश्वविख्यात है, जिनको लाखों लोग जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजू मंगोड़ीवाला सर, जो कि कैट के अध्यक्ष हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन के हाल ही में वो अध्यक्ष बने हैं, पर लेकिन काफ़ी समय से वो काफ़ी एसोसिएशंस में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं विशेष प्रकार की। उसके अलावा महावीर स्कूल के एलुमनाई के चेयरपर्सन हैं और साथ ही पिंजरापुर गौशाला के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उनके साथ बैठे हैं और ये उन शख्सियत के सुपुत्र हैं जिनको पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा विश्व जानता है, मोहनदास अग्रवाल सर। और आज हम उनके सुपुत्र के साथ बैठे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हम उनसे जानेंगे उनके ज्वेलर्स एसोसिएशन की जर्नी, उनकी जर्नी और उनकी लाइफ के बारे में। सर, जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन का विश्व में नाम है और आप हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले भी आप सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, तो इस जर्नी में आप कैसे पहुंचे अध्यक्ष पद पर और आगे आपके क्या गोल्स हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि भाई आज आप लाइव टेलीकास्ट करने के लिए आप यहाँ पधारे। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज्वेलर्स एसोसिएशन मेरा एक शुरू से एक ड्रीम था कि मैं जवाहरात का काम करूं। और मुझे स्टार्टिंग में मेरे फादर ने उड़ीसा भेज दिया था, बट वहाँ मन नहीं लगा और वापस आई केम बैक टू जयपुर एंड आई स्टार्टेड जेम ज्वेलरी वर्क। और क्योंकि हमारे जवाहरात उद्योग को, ज्वेलर्स एसोसिएशन को पूरे दुनिया में बहुत ही एसोसिएशन का नाम बहुत ही प्राउड से लिया जाता है। और एक ज्वेलर बनना और जवाहरात का काम करना भी एक मतलब एक ऐसा माना जाता है कि भाई बहुत हाई लेवल के लोगों से आपकी कनेक्टिविटी रहती है। तो मेरा जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा तो उस समय फर्स्ट टाइम जब आई फाइटेड तो मैं हार गया था चुनाव। और सेकंड टाइम जब मैं अगेन मेरे को रिपीट किया गया तो मैं 4th पोजीशन पे था। ये बहुत ही अपने आप के लिए गर्व की बात थी कि जब जीत कर आए तो पहली बार में ही 4th पोजीशन। उसके बाद अगेन मुझे ज़बरदस्ती लड़वाया गया तो 3rd पोजीशन पे आया मैं। अगेन उसके बाद फिर लड़े तो 2nd पोजीशन पे आए। और पिछले 3 टर्म से ये मैं हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों का, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों का एहसान कभी जीवन में नहीं चुका सकता, जिन्होंने मुझे लास्ट 3 टर्म से नंबर 1 की पोजीशन पे बैठाया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, प्रेसिडेंट बनना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग ये याद रखते हैं कि इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन आ रहा है। तो ये इसमें मैं मेरे गुरु महाराज की कृपा, मेरे फादर का, मदर का ब्लेसिंग्स और जितने भी हमारे जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं उनका लव एंड अफेक्शन, उसी वजह से आज मैं वहाँ बैठा हूँ। और मुझे इस बार भी, जबकि मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार भी मैं टॉप पोजीशन पर आऊँगा, क्योंकि मेहनत ही नहीं कर पाए थे, टाइम वॉज वेरी शॉर्ट। लेकिन लोगों का ये बहुत लव एंड अफेक्शन, प्रेम प्यार था, जिन्होंने मुझे वापस से नंबर 3 टाइम मेरे को नंबर 1 की पोजीशन पे बैठाया। और प्रेसिडेंट मैं बना इस बार। हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक कल्चर रहा है, जो भी नंबर 1 आता है उस वही प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन हमने कभी भी इच्छा जाहिर नहीं करी कि भाई हमारे को प्रेसिडेंट बनना है। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद हमारे सामने बहुत बड़ा ये टास्क है, चैलेंज है, बहुत बड़ा हमारे पास ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि ज्वेलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना भी एक अपने आप में बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अब हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है, पूरी टीम बना दी है, अब हमने हमारा वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमारे जो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हम क्या करना चाहते हैं ज्वेलर एसोसिएशन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे ब्रोकर भाई हैं, उनके लिए मैं कुछ ऐसी प्लानिंग और स्कीम लाना चाहता हूँ जिससे उनको मेडिकल और मिस हैपनिंग कभी भी कुछ हो जाए तो एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज उनको मिले। क्योंकि ब्रोकर भाई
हमारी इंडस्ट्री के बैकबोन होते हैं। वो इतना माल लेके, जोखिम लेके कैरी करते हैं, आना जाना करते हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तो उनके लिए ज़रूर हम सोचेंगे। और दूसरा, मैं ये भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई जो भी बिजनेस करे उसमें ब्रोकर भाई को ज़रूर इन्वॉल्व करे। आप उसमें उनको जो ब्रोकरेज है वो चाहे आधा टका दो या 1% दो या 2% दो, लेकिन ब्रोकर भाई का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखना चाहिए और उनको कभी भी साइडलाइन नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर हमने कर दिया तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमारी इंडस्ट्री में रहकर बिजनेस करके हमारे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, हमारे जो कारीगर भाई हैं उनके लिए भी हम कोई ना कोई एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं जो हम उनको एसोसिएशन से डायरेक्ट कनेक्ट करें, और कनेक्ट करके उनके भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हमने एक प्लानिंग कर रखी है। तीसरा, हमारे 100 ईयर्स ज्वेलर एसोसिएशन के बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि ज्वेलर एसोसिएशन का 100 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। तो हम इस 100 साल को बहुत ही उत्साह, उमंग और खुशी के साथ हमारे जवाहरात उद्योग के भाइयों के साथ में और एनआरआईज को बुला के मनाना चाहते हैं। तो उसकी भी बहुत जल्दी हम प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, एक बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। तो हम सरकार से दिल्ली जाकर राजस्थान में सीएम साहब से मिलकर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इंटरनेशनल फ्लाइट स्पेशली बैंकॉक और हांगकांग तो कंपलसरी होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा शो बैंकॉक और हांगकांग में लगता है। रेगुलर फ्रीक्वेंट जयपुर के जवाहरात उद्योग के लोग फ्लायर हैं और बराबर माल एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हमारा ट्रांजैक्शन चलता है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा जेमबोर्स का प्रोजेक्ट आ रहा है सीतापुरा में। सरकार ने एक बहुत बड़ी लैंड ज्वेलर एसोसिएशन और जीजेपीसी के जॉइंट वेंचर में दी है, और उस वहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट जब हमारा चालू हो जाएगा तो मैं आपको यकीनन एक बात बताना चाहूँगा कि जयपुर दुनिया का सबसे बड़ा जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का हब बन जाएगा। क्योंकि जब वो वहाँ पर 2000, 3000, 5000 ऑफिस आ जाएंगे तो जितने भी लोग आज माल लेके बाहर जाके एक्सपोर्ट करते हैं या लेकर जाते हैं बेचने के लिए, पूरे ग्लोबली बायर्स जयपुर आने लग जाएंगे। और जेमबोर्स एक बहुत सार्थक प्रोजेक्ट है, बहुत ही वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है, और हमारा इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा जुड़ी भी है, और उसको हम जल्दी से जल्द विद इन 2-3 ईयर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब मेरा रोल तो यही है कि जब भी जवाहरात इंडस्ट्री में, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि नंबर 1 पे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पे कैसे आते हो? तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि हम ईमानदारी से अच्छे कर्म करके सच्चाई को साथ रखकर जब मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का फल भगवान जरूर देते हैं। हमने कभी भी जब भी इलेक्शन फाइट करा है तो कभी भी इंडिविजुअल फ़ोन करके अपने लिए वोट नहीं मांगा है। जब भी मांगा है तो पूरी टीम के लिए मांगा है। तो एक इसमें सबसे बड़ा ये भी है, और 24 आवर्स हम खड़े रहे हैं कई सालों से हमारी इंडस्ट्री के लिए। सुख और दुख में मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, भाई मैं आपका बिजनेस बढ़ा के नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपके सुख और दुख में मैं हमेशा खड़ा मिलता हूँ। और मेरे को रोज 20, 25, 50 कॉल एवरीडे आती भी है हमारी इंडस्ट्री के लोगों की, किसी को हॉस्पिटल से रिलेटेड, किसी को सर्जरी से रिलेटेड, किसी को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो वो मैं कोशिश करके जरूर करता हूँ। जूलर्स एसोसिएशन शो जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है और एक ग्रैंड लेवल पे होता है, तो उस शो को लेकर इस बार क्या तैयारियां हैं? मैं बताना चाहूँगा, ज्वेलर्स एसोसिएशन शो that is called जय शो इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट एंड B2B प्रीमियम शो है। और इस शो को जो विजिटर्स आते हैं, एग्जिबिटर्स होते हैं, हमारे बायर्स आते हैं, वो इतने खुश होके जाते हैं, क्योंकि एक तो क्राउडी शो नहीं है ये, ओनली बायर्स आर अलाउड।
और हम जिस तरीके से तैयारी करते हैं, हमारी टीम मिलकर जिस तरीके से शो को ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी बाहर आते हैं पैन इंडिया से, वो दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको एक ही छत के नीचे जेम स्टोन भी मिलता है और ज्वेलरी भी मिलती है, और क्राउड भी नहीं होता है। तो वो सीधे आते हैं अपने जिस भी बूथ से, जिस भी पार्टी से उनको माल खरीदना होता है, जाते हैं और ऑर्डर देके निकल जाते हैं। तो जय शो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट शो। आपने देखा होगा लास्ट 2 ईयर से हमने सीएम साहब को इनॉग्रल के लिए बुलाया, तनिष्क के चेयरमैन सीके वेंकटरमन साहब को बुलाया। हमारा जो इसी में ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड होता है, उसके लिए हमने अगेन सीएम साहब को बुलाया। तो इस तरीके की जब डिग्निटीज और सेलिब्रिटीज शोज में आती है, तो एसोसिएशन का नाम कहीं ना कहीं ऊंचा होता है और गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, और कहीं ना कहीं ज्वेलर एसोसिएशन पावरफुल नजर आती है। एंड अदर इंडस्ट्री में भी ये मैसेज आता है कि ज्वेलर एसोसिएशन इज़ ए वेरी पावरफुल एसोसिएशन, कि भाई जिनके प्रोग्राम्स में सीएम साहब खुद इनॉग्रल करने के लिए आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, बड़ी कंपनी के कॉरपोरेट कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं। तो हमारा ये शो बहुत ही प्रीमियम शो है। अभी 3rd 4th 5th जुलाई को सीतापुरा में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हम लगभग ऐसा मानते हैं 2 से 2,500 बायर पैन इंडिया से आएंगे। लगभग 350 बूथ हमारी इस शो में है, और शो बहुत ही सक्सेस जा रहा है, क्योंकि इसलिए जाएगा, पूरी टीम रात और दिन कड़ी मेहनत चालू कर दी है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसी मेहनत का नतीजा होगा कि शो सक्सेस जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं जयपुर ज्वेलरी का हब माना जाता है, और आपने अभी जस के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई कि इस साल क्या होने वाला है। पिछले साल हम लोग ऑलमोस्ट हर ईयर वहाँ पे शिरकत करते हैं। पिछले साल सीएम सर आए थे और डिप्यूटी सीएम मैम भी आई थी। तो सीएम सर ने अपनी स्पीच में बोला था कि ज्वेलरी को एक अलग प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए सो दैट व्यापार में वृद्धि हो लोगों की। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि राजस्थान को एक नेक, भला, सज्जन और ईमानदार और सात्विक सीएम मिले हैं। और ये हमारे लिए, एसोसिएशन के लिए भी बहुत ही गर्व की बात थी कि सीएम साहब खुद इनॉग्रेशन के लिए हमारे एसोसिएशन में आए। और मैं आपको बता दूं कि सीएम साहब का जो विजन है, वो क्लियर कट एक ही विजन है कि राजस्थान स्टेट का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इन्वेस्टर्स कैसे आए, जो यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है वो कैसे ग्रो करें, और कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो। आज जहाँ राजस्थान स्टेट डेवलप होगा और यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो स्टेट को भी रेवेन्यू आएगा, और जब रेवेन्यू आएगा तो स्टेट का ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे राजस्थान सीएम श्री भजन लाल जी शर्मा साहब को, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और बराबर टाइम टू टाइम गाइडलाइन भी देते हैं। और हमारा जो जैम्बोज की जो हमारे को लैंड अलॉटमेंट हुआ है, उसमें हमारे स्टेट के सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है, और बहुत ही वो भी उत्साहित हैं कि ये प्रोजेक्ट फटाफट कंप्लीट हो और धरातल पर उतर जाए। तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडस्ट्री जरूर ग्रो करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोगों के पास अनएम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर भी चालू कर रखा है, और कैसे भी करके इंडस्ट्री के, हमारा एक ही उद्देश्य है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और एक्सपोर्ट करें। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं राजू मंगोड़ीवाला एक ब्रांड है, ब्रांड नेम है, और आपका नाम जो है वो हर फील्ड में है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर कुछ भी, और सिर्फ जयपुर में ही नहीं, बाहर भी। तो और इसके अलावा जब आप लाइक हम किसी के सामने अगर आपका नाम ले तो वहाँ पे सिर्फ आपकी तारीफों के पुल ही दिखते हैं। तो उस चीज़ को लेकर आपकी जर्नी में काफ़ी स्ट्रगल्स भी रही होंगी यहाँ तक पहुँचने में, इस जर्नी को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा। तो उसको लेकर आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। और जी देखिए, स्ट्रगल तो
हर व्यक्ति के जीवन में रहता है और स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ने में मजा है। बात रही आपने बोला कि भाई राजू मंगोड़ीवाला एक ब्रांड नेम बन गया है, ऐसा नहीं है। हमने कोई कोई चांद सितारे तोड़कर जमीन पर नहीं लेकर आ गए। सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है, जब भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचा उठाने के लिए सोच रखी है। और जब उस ऑर्गेनाइजेशन को हम ऊंचा उठाने के लिए काम करते हैं तो जो भी उसमें काम करते हैं उनका नाम अपना आप ही होता है। मैं लगभग 25 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी क्लब राउंड टाउन में भी मैंने बहुत काम किया है, पिंजरापुर गौशाला में हम बहुत काम कर रहे हैं, कैट के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। अब ज्वेलर एसोसिएशन की बड़ी पोजीशन मिली है, उसमें भी अपने आप को प्रूव करना है। महावीर स्कूल एल्यूमिनाई का मुझे चेयरमैन भी बनाया है, जिसमें हज़ारों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ कि भगवान की और गुरुओं की कृपा और पेरेंट्स के आशीर्वाद के बिना कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। और अपनी ईमानदारी, हमारे को हमारे फादर ने एक ही चीज़ सिखाई है कि ईमानदारी से काम करना है जीवन में। कभी किसी तरह का कोई स्पॉट अपने जीवन के अंदर नहीं लगना चाहिए। तो जहाँ ईमानदारी होती है, बिना स्वार्थ के काम करते हैं, तो भगवान तो उसका फल देता ही देता है। आज जहाँ भी हम हैं, जो भी नेम फेम अगर ठाकुर जी की कृपा से कमाई है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे पेरेंट्स का और गुरु महाराज का भी आशीर्वाद रहा है, तभी जाके आज हम इस पोजीशन पर बैठे हैं। सर, अभी आपने पिंजरपुर गौशाला का नाम लिया जहाँ के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसको लेकर, उसके इतिहास को लेकर जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका नाम हमेशा से शुरू से यही सुनते हुए आया है कि दान पुण्य वाली उसमें कड़ी में, तो आप हमेशा लोगों को भी प्रेरित करते हैं दान पुण्य करने के लिए और खुद तो करते ही आ रहे हैं। उसके बारे में भी कुछ बताइए। जैसा कि मैं आपको बताऊं, पिंजरापुर गौशाला राजस्थान की एक ऐसी गौशाला है जिसको सरकार के द्वारा लगातार बेस्ट गौशाला का अवार्ड मिल रहा है। और उस गौशाला में भी मैं लगभग 2012 से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत मेहनत करी है। और जो गोपाष्टमी पर्व आता है उसका मेरे को संयोजक बनाया हुआ था, और उस गोपाष्टमी पर्व को लेके हमने रात और दिन इतनी मेहनत करते थे, और उस मेहनत का ही नतीजा है, उस समय 300 लोग भी नहीं आते थे, आज 10 से 15 हज़ार लोग गोपाष्टमी पर पहुंचते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम गौशाला में लोगों को बुलाएंगे और उतनी ही भावनाएं उनके मन में जागृत होगी कि गौ सेवा करें। और गौ सेवा का मतलब है गोविंद सेवा। तो हम सब जानते हैं कि जितना हम गौशाला में अगर हम कदम भी रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा पुण्य हमको मिलता है। हम गौ सेवा करते हैं, चारा गुड़ खिलाते हैं, उसका भी भगवान और गौ माता आपको आशीर्वाद के रूप में देती है। तो गौशाला में जाना एक बहुत अच्छा लगता है। और दान पुण्य तो संस्कारों से मिलता है। हमारी दादी जी, हमारे फादर, ताऊ जी, सभी का ये रहा है कि भाई अच्छे काम में जरूर जो भी अपनी क्षमता के अनुसार हमको दान पुण्य करना चाहिए। और पिंजरापुर गौशाला में अभी मेरे को वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई है, और गोपाष्टमी पर्व के माध्यम से हमने रात और दिन 15 साल इतनी मेहनत करी है। उसी का नतीजा है कि आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुरभि सदन भी वहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। हमारी पूरी कमेटी का सोच था, और उस सोच की वजह से आज गौशाला को हमने हमारे पैरों पे खड़ा कर दिया है, जिससे किसी से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। सर, बैक टू ज्वेलर्स एसोसिएशन, मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आज हाल फिलहाल में ज्वेलर्स एसोसिएशन में कितने मेंबर्स हैं? प्लस आपने जो अभी मतलब लाइक इलेक्शंस में आप पिछले साल भी एक रिकॉर्ड बनाया था, आपने पिछले 100 इयर्स की हिस्ट्री में वो किसी ने नहीं बनाया उतने वोट्स का, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। ज्वेलर्स एसोसिएशन में हमारी आज जो मेंबर्स हैं 7,300 मेंबर हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 लाख से भी ज़्यादा ज्वेलर्स इन्वॉल्व हैं। हम मेंबरशिप रिटेंशन का भी एक प्रोविज़न आपके चलाएंगे कि कम से कम 25-30 हज़ार मेंबर हों, और जितना ज़्यादा मेंबर बढ़ाएंगे लोगों को भी उतना बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात, आपने पूछा कि भाई हर बार इतने वोट मिल रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे लास्ट ईयर जो मुझे वोट मिले थे वो उतने वोट 3240 वोट आज तक हमारी इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं मिले। तो इसमें भी मैं अपने
लोगों का जो विश्वास था मेरे प्रति और हमारे गुरु महाराज की कृपा थी, मेरे फादर का आशीर्वाद था, मैं यही मानता हूँ। और मैं 24 आवर्स लोगों के लिए खड़ा मिलता हूँ। कोई भी काम होता है तो मैं कभी भी अवॉइड नहीं करता, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो। मेरे को अच्छा लगता है अगर कोई मुझे फ़ोन करता है और मैं उसके लिए काम आता हूँ, तो उसी का नतीजा है कि ज्वेलर एसोसिएशन के इतिहास में हाईएस्ट वोट दिलाना और कंटिन्यूअस 3 बार जिताना, ये मेरे लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात थी। इसका मैं दिल से हमारी पूरी ज्वेलरी कम्युनिटी को, फर्टिनिटी को दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पर बिठाया। सर, हम लोग सब जानते हैं अलग-अलग टाइप की ज्वेलरी एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे एक अपनी ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर, एक जयपुर ज्वेलरी शो जो जेजेएस होता है, एक जीजेईपीसी जो मुंबई की है शायद। तो जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग काम होता है। तो ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्या इनमें अलग-अलग खूबियाँ हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हर स्टेट के अंदर अपनी-अपनी एसोसिएशंस बनी हुई है, लेकिन ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर ये 100 साल का इतिहास है, सबसे ओल्डेस्ट एसोसिएशन है और इसकी वैल्यू पूरे देश और दुनिया में है। उसका एक रीज़न है कि जेमस्टोन दुनिया की सबसे बड़ी मंडी जयपुर है। आज जितना एमरल्ड और अदर स्टोन्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कहीं पर नहीं बनाए जाते। और जितना एमरल्ड ऑक्शन होता है, वो उसका ऑक्शन का 98% जयपुर के लोग लेकर आते हैं। और जयपुर इज़ द लार्जेस्ट कटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑफ एमरल्ड। तो और दूसरा कुंदन मीना का जो काम यहाँ पर होता है, पूरे दुनिया में ऐसा काम कहीं भी नहीं होता है। तो जयपुर जेम एंड ज्वेलरी का गढ़ और हब शुरू से ही रहा है और बहुत लॉन्ग स्टोरी है। और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि ज्वेलर एसोसिएशन जैसी प्रेस्टिजियस एसोसिएशन का 100वां साल हो रहा है और इतनी पुरानी एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। रही बात जीजेपीसी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको पूरा सपोर्ट है और मुंबई से रूल होती है। वो हमारी एसोसिएशन की एक तरह से सुपर बॉस है और उनके डायरेक्शन से भी हम लोग काफ़ी काम करते रहते हैं। पॉलिसी जो गवर्नमेंट से जितने भी रिलेटेड काम होते हैं, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करती है। और जेजेएस हमारा ही एसोसिएशन का एक पार्ट है। वो एक प्राइवेट शो हो गया और वो भी बहुत बड़ा शो होता है। सबका उद्देश्य पर्पस एक ही है कि जवाहरात इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करा जाए, कैसे बढ़ा जाए। इस तरीके से सारी एसोसिएशन काम करती है। और अच्छी बात है, अभी रिसेंटली 1 साल पहले सिल्वर ज्वेलरी एसोसिएशन भी स्टार्ट हुई है और यंग लड़के उसमें वहाँ काम कर रहे हैं। उज्जवल डेरेवाला और राहुल जी जैन, ये लोग मिलकर अपनी टीम के साथ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सिल्वर ज्वेलरी इंडस्ट्री को कैसे हाइट देना है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। आने वाला टाइम सिल्वर ज्वेलरी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट अप मार्केट है, क्योंकि आज जितना काम होता है उससे 100 गुना काम आने वाले 5 सालों में होने वाला है। सर, आपकी जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हर इंसान के सफलता के पीछे काफ़ी स्ट्रगल्स होती है, काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा वो कौन सा फेज़ रहा जिसने आपको सबसे ज़्यादा मजबूती दी हो? ऐसा कोई फेज़? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मेरे फादर थे तब एक ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी पावर हमारे ऊपर है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है। जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद ऐसा लगा कि इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं रहा। तो ऐसे समय में जब हम गुरु महाराज के यहाँ जाते थे तो गुरु महाराज यही कहते थे कि चिंता मत करो, मारो आशीर्वाद था के साथ छे। तो बस एक वही स्ट्रगल फेज तो था ही। फादर के जाने के बाद एक इतना बड़ा सपोर्ट अपने माथे पर से उठ जाना और उसके बाद बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा सब तरह से, चाहे बिजनेस हो चाहे फैमिली हो, हर तरह से बहुत बड़ा स्ट्रगल पीरियड था। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, ईमानदारी से, अच्छे मन से, सच्चे दिल से और अच्छे कर्म करते हुए अगर आप काम करते हो तो उसका फल
भगवान तो देखते ही देखते हैं, और उन्हीं की कृपा थी, गुरु महाराज की और मेरे फादर की ब्लेसिंग्स, कि हमने अपनी ईमानदारी से कभी भी हम डगमगाए नहीं, कभी भी गलत रास्ते पर ना गए, और ईमानदारी से और अच्छे मन से काम करते रहे, तो भगवान ने आगे बढ़ा दिया, और आज हम उस लायक हो गए कि ज्वेलर्स एसोसिएशन जैसी प्रेस्टिजियस एसोसिएशन का आज प्रेसिडेंट बनने का एक गौरव हमारे को मिला। ये हमारे लिए भी बहुत बड़े प्राउड की बात है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? साथ में आज की युवा पीढ़ी जो बिजनेस में आना चाहती है या ज्वेलरी बिजनेस में आना चाहती है स्पेसिफिकली, उनके लिए आप कोई सीख देना चाहेंगे? यस, मैं आपको बता दूं कि अच्छा बिजनेसमैन और सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए मैं तो मेरे जीवन में एक ही चीज़ मानता हूँ, हार्ड वर्किंग। अगर टाइम से शुरू के 5-6 साल 10 साल मेहनत कर ली, तो उस मेहनत का फल हमको ज़िंदगी भर मिलता है। तो हार्ड वर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ टू बी ए सक्सेस बिजनेसमैन। तो मैंने आज, चाहे मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी खड़ा हूँ, तो मैं मेहनत बहुत करी है, अपने आप को समर्पित किया है, तो बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा भी, रिसेंटली बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं, मोदी जी और अमित शाह जी जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आते हैं। आप देखिए, रात और दिन वहाँ पर रहकर और इतनी मेहनत की है, उसी का नतीजा है कि बंगाल जैसी स्टेट आज बीजेपी के पास है, और ये जरूरी भी था। तो हार्ड वर्किंग को ही मैं अपना जीवन में मानता हूँ कि अगर मेहनत से, ईमानदारी से काम करते हैं तो भगवान जरूर सफलता देता है। सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनफिल्टर्ड विद मिताली में जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे कई कहानियां जो आपके लिए प्रेरणा बने। धन्यवाद।